जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 23वें सेट के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 23वें सेट का पहला पार्ट देखा था, जहां पे लाइट कट हो जाने की वजह से आपका 11 और क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो मेरे मित्र, उसी क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान में रखिएगा कि सेट 23 के पहले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? 12 से करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होती है? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि हम लोग व्यक्तिगत आधार पर क्या कर सकते हैं, तो कुछ मेथड का पालन करके वेस्टेज मटेरियल को कम कर सकते हैं। आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन है कि उपयोग की गई वस्तु को दान कर देने से। मेरे मित्र, इससे क्या होगा? वेस्टेज मटेरियल आपके कम होंगे। दूसरा है कि टीन, फाइल, प्लास्टिक रेपर, पेपर टॉवेल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से। मेरे मित्र, टीन फाइल का आप यूज करेंगे, प्लास्टिक रेपर का यूज करेंगे, प्लास्टिक जिप बैग का यूज करेंगे, तो ये सभी क्या करेंगे सर? अपशिष्ट को बढ़ाएंगे, ना कि कम करेंगे। जबकि तीसरा है आपका खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने से ये क्या करेंगे सर? अपशिष्ट को कम करेंगे। जबकि खाली कंटेनर और बोतल का पुनः उपयोग ये भी क्या करेगा? तो सर वेस्टेज मटेरियल को कम करेगा। जबकि यहां पे जो टीन, फाइल, प्लास्टिक रेप और प्लास्टिक रेपर, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग है, ये क्या करेगा सर? अपशिष्टों की मात्रा को बढ़ाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक संकर संकरण, ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक संकर संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले दो पौधे का संयोजन होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आनुवांशिकी की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आनुवांशिकी का जनक मेंडल को बोला जाता है। क्योंकि मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिक आनुवांशिक से संबंधित अपना रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। सफल कौन हुए? सर मेंडल हुए, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। मेरे मित्र, मेंडल ने जो मटर के पौधे पे अपना परीक्षण करा था, उसमें इन्होंने दो चीज करा सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान देंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या करा था, तो सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी विपरीत वंशागति वाले, यानी कि एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे का आपस में पॉलिनेशन करवाया था, या आप कह सकते हो क्रॉस करवाया था। तो यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक संकर संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले दो पौधे का संयोजन है, तो आप कहेंगे सर जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे पे इन्होंने परीक्षण करा था, तो हम कह सकते हैं कि दो विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले दो पौधों का संयोजन होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर यहां पे डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की जाती, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या करा था, तो सर दो जोड़ी, मोनोहाइब्रिड में इन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे लिए थे, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे पे परीक्षण करा था। तो ये दोनों चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पे जो परीक्षण करा था, उसमें इन्होंने दो मेथड अपनाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। किसके लिए सर? तो आनुवांशिक गुणों को समझने के लिए, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे पे रिसर्च करा, जबकि डाइहाइब्रिड में इन्होंने क्या करा था, तो सर दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे पे रिसर्च करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चार तत्व P, Q, R और S है और उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 है। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता वाले तत्व हैं? मेरे मित्र, आपको यह कहा जा रहा है कि चार तत्व है, ध्यान दीजिएगा कि P, Q, R और S,
और इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 है। मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक 2 है और Q का परमाणु क्रमांक कितना है सर 6, R का 13 और S का कितना है सर 18। और आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व हैं। भाई मेरे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है उसमें समान संयोजकता वाले तत्व है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे P का एटॉमिक नंबर कितना है 2, और आप बताओ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है। आप कहेंगे सर इसमें कहने की क्या जरूरत है, हम सबों को मालूम है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। अच्छा यहां पे Q है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे भी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है। तो हम सबों को मालूम है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे R का परमाणु क्रमांक 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप कहेंगे गुरुजी ये तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, और S दिया हुआ है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 18। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व होंगे। मतलब क्या कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें दोनों ही तत्व की जो संयोजकता होगी वो समान होगी। आप कहेंगे कि सर पहला चीज तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो हीलियम है इसकी कोई संयोजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन क्या होते हैं? आप कहेंगे अक्रिय गैस होते हैं। तो चला जी हीलियम की कोई संयोजकता नहीं होगी तो हम लोग अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता को क्या मांगते हैं? आप कहेंगे सर 0 मानते हैं। तो चलिए हीलियम तो आपका अक्रिय गैस तत्व हो गया, इसकी कोई संयोजकता नहीं है। जबकि कार्बन की अगर हम लोग संयोजकता की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्बन की संयोजकता हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 4 और संयोजकता कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4। अच्छा एल्युमिनियम की अगर हम लोग संयोजकता की बात करेंगे तो आप कहेंगे 2, 8, 3, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। आप कहेंगे सर आर्गन भी तो यहां अक्रिय गैस हो जाएगा। बिल्कुल चला जी, मतलब ये हुआ कि सर ये जो हमारा हीलियम है और साथ में जो हमारा आर्गन है इस दोनों की संयोजकता कितनी होगी? 0, क्योंकि ये दोनों क्या है सर? अक्रिय गैस तत्व है। तो आप कहेंगे कि सर हीलियम जो है वो किसके लिए है? आप कहेंगे सर P का एटॉमिक नंबर 2 था तो P के लिए, P जो है वो हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही जो आपका S है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहेंगे गुरुजी आर्गन को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा P और S, जो हमारा P और S वाला युग्म है उसकी संयोजकता क्या होगी? समान होगी। कितनी सर? 0 होगी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है PQ, क्या समान होगा? आप कहेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है QS, क्या होगा? आप कहेंगे नहीं सर। तीसरा है आपका P और S, आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता हम लोग कितना लेते हैं सर? 0 लेते हैं। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे एक परमाणु तत्व होते हैं, यानी कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 कि मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? ध्यान में रखेंगे यूरिया चक्र को ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है, और ये कहां पे होता है सर? यकृत में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लीवर कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो अग्नाशय है इसी को हम लोग पेनक्रियास कहते हैं, और यहां से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी कि पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। इसीलिए क्योंकि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलते हैं उसमें जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संपूर्ण पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट द पेनक्रियाटिक जूस बिलोंग्स टू द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसीलिए हम लोग पेनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। बाद बाकी फेफड़ा, लंग्स, आप कहेंगे सर श्वसन की प्रक्रिया में ये हमको मदद करता है, और वृक्क, किडनी, आप सभी कहेंगे सर उत्सर्जन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को 4.0 डी क्षमता वाले लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि किसी वस्तु को 4.0 डी क्षमता वाले लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा?
ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लेंस की तो बात ही नहीं की गई है, तो हम कैसे समझेंगे? भाई मेरे यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ है कितना, 4D, और लेंस की जो क्षमता है वो आपका क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव दिया हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे सर, तो पॉजिटिव ही है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र आप जरा सा हमें ये बताओ कि अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, आप कहेंगे पॉजिटिव होगी। और मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आप कहेंगे सर धनात्मक होती है। दैट्स वाई उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी वो भी धनात्मक होगी। तो यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4.0D क्षमता वाले लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4.0D क्षमता वाले उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। आप कहेंगे सर उत्तल लेंस जो है मोस्ट ऑफ द केस में क्या करते हैं, तो सर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में वास्तविक और उल्टा दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में है वास्तविक और सीधा, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में है आभासी और उल्टा, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में है वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे हमको इसको सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ ये पहचानना था कि लेंस कौन सा है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसको हम लोग f2 मानते हैं, और ये किधर होता है, तो सर लेंस के दाईं तरफ होता है। और मेरे मित्र क्या कहते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस की सर फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बाईं साइड में होती है, और हम लोग क्या कहते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्षमता धनात्मक होगी और उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन से पहले ये आपका ऑफर चल रहा है, आप सबों को मालूम है, और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ऑफर कल तक रहेगा। कल 12 बजे रात तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको इन सभी कोर्सेज में से किसी से संबंधित जानकारी चाहिए या किसी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सर इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके सर कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और ये कोर्स कहां मिलेगा, तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं सर अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। आपसे कहा जा रहा है कि जब लेड 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन सत्य होगा। पहला ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, दूसरा ऑप्शन है लेड आयोडाइड का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, तीसरा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, और चौथा है कि लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। मेरे मित्र क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो ध्यान देंगे कि जब हम लोग PbNO3 होल 2 की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, आप सभी ध्यान में रखना, PbI लेड आयोडाइड बनेगा, जिसका कलर कैसा होता है सर, पीला होता है। और ये कैसा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जस्ट लाइक अ अवक्षेप की तरह होता है, और साथ में क्या बनता है सर, तो KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है सर, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। मतलब ये हुआ कि सर व्हेन द लेड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम आयोडाइड देन दे फॉर्म लेड आयोडाइड। तब ये क्या फॉर्म करेगा, लेड आयोडाइड, जो कि क्या होगा सर, पीला रंग का होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये बात तो गलत है। दूसरा में कहा जा रहा है कि लेड आयोडाइड का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, ये भी गलत है। पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, ये भी गलत है। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा, ये बिल्कुल ही क्या है सर, सही है। और मेरे मित्र ये आपका जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके कई शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, तो आप सभी इस रिएक्शन को अपने माइंड में रखेंगे, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए भी क्या होगा सर, महत्वपूर्ण होगा। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धोवन सोडा के उपयोग नहीं है। आपको इस तीनों में से बताना है कि कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है। पहला है कि कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में मेरे मित्र धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है।
दूसरा है सोडा एसिड अग्निशामक में, आप कहेंगे इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, इसमें हम लोग मेनली किसका उपयोग करते हैं? तो सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग करते हैं। और हमको मालूम है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं सर? अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो सेम इसी प्रॉपर्टीज को सर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जबकि यहां पे कहा जा रहा है कि धोवन सोडा का उपयोग नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में तो इसका उपयोग किया जाता है, जबकि सोडा एसिड अग्निशामक में इसका उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग होता है सर? बेकिंग सोडा का। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो सर ये भी धोवन सोडा का उपयोग है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयोग नहीं है, तो आप कहेंगे सर उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपयोग नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन सा उपयोग है, तो सही आंसर एक और 3 हो जाता। उपयोग नहीं है तो केवल 2 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम धोवन सोडा की बात करेंगे ना, वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, तो वॉशिंग सोडा के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पढ़ते हैं। और जब हम लोग बेकिंग सोडा की बात करते हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या पढ़ते हैं? NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और उसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि 2 प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी। मेरे मित्र बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी कहेंगे कि सर 2 प्रतिरोध है जो कि 10 ओम और 15 ओम का है, समांतर क्रम में संयोजित है, और इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी। तो हम लोग कहेंगे सर एक बार क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्या कहिएगा कि गुरुजी RS इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। मेरे मित्र R1 इंटू R2 यानी कि 10 और गुना 15 अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 प्लस 15। ध्यान देंगे कि ये आपका कितना हो गया? 150 अब बटा ये क्या हो जाएगा? 25। 25 छा के कितना होता है सर? 150। मतलब टोटल प्रतिरोध आपका कितना हो गया सर? 6 ओम। और जो आपका विभवांतर है वो कितना है? 3 वोल्ट। आप कहेंगे गुरुजी I इक्वल टू V बाई R से हम लोग कहेंगे कि हमारा विभवांतर 3 वोल्ट है और टोटल प्रतिरोध हमारा 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखा गया। ध्यान में रखेंगे कि जब भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा सर? वस्तु से बड़ा होगा। तो आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है दर्पण के पीछे और बड़ा। पहला ऑप्शन में दर्पण के पीछे और छोटा, गलत। दूसरा ऑप्शन में फोकस और सी के बीच छोटा, गलत। एफ और सी के बीच बड़ा, गलत। और दर्पण के पीछे बड़ा सही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है। अच्छा अवतले की बात की जा रही है? हाँ बिल्कुल सर, अवतल दर्पण है तो ये क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव होगा। अब मेरे मित्र ये क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का फोकस दूरी, ये दर्पण का वक्रता केंद्र। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वस्तु को कहां रखा जा रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु को यहां पे रखा जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। क्या कहिएगा कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होगी। बिल्कुल चेला जी। और ये क्या होगा? आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। क्या होगा सर? आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपका एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी भी तो होगी जो मुख अक्ष कह रहे हैं, वक्रता केंद्र के अनुदिश आ रही होगी। आप कहेंगे वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी तो सर उसी माध्यम में वो रिटर्न भी चली जाएगी। मतलब क्या कि अगर एक कोई प्रकाश
प्रकाश की किरण ऐसी हो जो सर ऐसे ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल ही सही होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग इधर लाइन ड्रॉ करें, ओहो, अगर हम लोग इधर लाइन ड्रॉ करें तो आपको लगेगा कि ये वाला यहां से मिल रहा है और ये वाला इधर से मिल रहा है, और थोड़ा सा आप इसको बड़ा ले जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा ले जाएंगे यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे कि प्रतिबिंब आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे और साथ ही सर वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल दर्पण सिर्फ और सिर्फ एक केस में क्या करता है सर, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और वो काल्पनिक प्रतिबिंब का स्थिति यही है कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्या होगा, काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी से भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है, बिल्कुल ही सही है। और वायुरोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाले रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सर ये भी सही है, मतलब दोनों कथन सत्य हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाद बाकी आप सबों को मालूम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये आधा हो जाता है भाई मेरे CaSO4 हाफ H2O, ये पीओपी का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब हम लोग जिप्सम की बात करते हैं तो CaSO4 2H2O, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है, मिट्टी में मौजूद जल से, नहीं होगा सर आंसर। पौधे की जड़ें जो है वो ऑक्सीजन मिट्टी में जो गैप होता है उससे प्राप्त करती है, उस गैप में जो वायु भरा हुआ रहता है उससे प्राप्त करती है। तो मिट्टी में मौजूद जल से नहीं होगा। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे के हर एक भाग के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो जाहिर सी बात है कि पौधे के जड़ को भी क्या होती है सर, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, बिल्कुल सही आंसर है सर। और चौथे ऑप्शन में कि रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है, ऐसा नहीं होता है। पौधे के पत्ती से भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेंटिसेल से भी होती है और जड़ से भी होती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके सेट नंबर 23 में टोटल 22 क्वेश्चन था, जिसको मेरे मित्र आप सभी ने बड़े ही सरलता से सॉल्व कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।